तो दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है पुस्तक का उपसंहार, जहां हमें रिच डैड पुअर डैड पुस्तक का पूरा सार सीखने को मिलेगा। तो सुनने के लिए जुड़े रहे कमरे साथ। उपसंहार: केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। अब जब ये पुस्तक खत्म हो रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ। इस पुस्तक को लिखने का खास कारण लोगों को ये सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं नीचे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कई युवा परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है, यह इसी का उदाहरण है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसों की बचत करना कितना कठिन था। वो हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक उसने लगभग $12,000 जमा कर लिए थे। उसे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $400,000 की जरूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। यह 1991 की बात थी और उस समय फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार दुर्दशा में था। लोग बाग अपना घर बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने इस सहपाठी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है, उसके कुछ हिस्से से वह एक घर खरीद ले। यह विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना नकद नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्तों तक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथ वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वो और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे, जहां उसकी नौकरी उसका इंतजार कर रही थी। वो $102,000 वाहता था, परंतु हमने उसे $79,000 का ऑफर दिया। उसने तत्काल इसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब ये था कि कोई बिना नौकरी वाला व्यक्ति भी उसे बैंकर के अनुमोदन के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज बाकी था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का अंतर था। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें कर्ज की किश्त भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसके पास $800 प्रति माह की आमदनी होगी। अगर उस मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता था। 1994 में फीनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराएदार ने $156,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूं, और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टैक्स विहीन एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन, टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया, जिसने इस अतिरिक्त धन को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर
महीने लगभग $1000 के चेक मिलने लगे, जिसे वह कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा, जो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेयरहाउस बिक गया और उसे बिक्री के हिस्से के रूप में लगभग $330,000 का चेक मिला, जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3000 से ज्यादा आमदनी होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। उसे अब पूरा विश्वास है कि उसका $400,000 का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा, और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल $7000 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी अच्छी शिक्षा मिल सकती है जो वे हासिल करना चाहते हैं, और वह अपनी मूल पूंजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अभी उसके सी कॉर्पोरेशन में निवेश की हुई है। इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है। यह विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वित्तीय रूप से नासमझ लोगों का विचार होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की कला अभी नहीं सीखी है। पैसा केवल एक विचार है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल लें। हर आत्मनिर्मित व्यक्ति ने छोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था। यही निवेश के बारे में भी लागू होता है। शुरू करने के लिए केवल कुछ डॉलर ही काफी हैं और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो जिंदगी भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सौदे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं, परंतु मेरी नज़र में यह मूर्खतापूर्ण है। ज्यादातर मैंने नासमझ निवेशकों को अपना बड़ा अंडा एक ही समझौते में लगाते हुए और इस कारण उन्हें तेजी से बर्बाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं, परंतु वे अच्छे निवेशक नहीं थे। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें। कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला है, जिससे हर महीने $5000 का कैश फ्लो आता है। परंतु मैंने ये बचपन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करता हूँ क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल, एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टता से पहुँचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, थिंक एंड ग्रो रिच, तारांकन। इसका शीर्षक ये नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। ये सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेहनत करवा सकते हैं और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऑडियो अच्छी गली हो तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।